तो हेलो बच्चा पार्टी, हम एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ के लिए है। इससे पहले सबसे पहले हमारी जो वीडियो है वो हमने डाली थी क्लास टेंथ के लिए, और उसके बाद जो वीडियो आई है वो आई है ट्रिक्स। किस चीज़ की ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें वो ट्रिक्स आपको मिलेंगी जो आपको एटॉमिक नंबर जो याद नहीं होते ना, बच्चे सोचते हैं भाई एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं और उसके साथ उनके नेम्स भी याद करने हैं, तो वो 1 से 40 तक आप उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है ना, बहुत इजी ट्रिक्स हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज वो भी बहुत इजी ही तरीका है उसको याद करने का। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस बात पे कि आज क्लास नाइन्थ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्लास नाइन्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो बहुत तेज हो रहा है। केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही इसमें कंटेंट है, इसके अलावा कोई फालतू की चीजें या बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो हम बस केवल एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्लास नाइन्थ का चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये दिया किसने था वो अभी आपके सामने प्रकट होंगे। प्रकट हो, ये है हमारे सर इसाक न्यूटन। ठीक है ना, तो इनकी वजह से हमारे पास ग्रेविटेशन आया। ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे ने कहानी सुनी होगी ना कि इनके वो सिर के ऊपर सेब गिरा जिससे ग्रेविटेशन आया है ना। इन्होंने बहुत सारी अबे रिसर्च जल्दी बोल, वगैरह कल की सुबह थी, तब पनवेल निकलना जाके है। ग्रेविटेशन इन्होंने दिया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, तो इस जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, उससे पहले वाली भी जो वीडियो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वह ड्राइव अपनी गूगल ड्राइव में जाके उसे डाउनलोड कर दीजिएगा, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इवन इस वाली वीडियो की भी जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा जाके। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। बस ये है कि भाई आपको मल्टीपल टाइम्स ये नोट्स याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करने पड़ेंगे तो बार बार इन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे नहीं ना तो आपके माइंड में ये चीजें सेट नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें चीजें सेट करनी है। ठीक, तो बहुत अच्छी वाली बातें होने वाली है इसमें भी। तो ये है हमारे जिनकी देन है ये ग्रेविटेशन। तो ये है हमारे न्यूटन साहब। ठीक है ना, तो न्यूटन साहब थे जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन दिया। तो देखिए क्या है भाई, ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रखता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, कि ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स के एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन की ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में थी क्या, कि क्यों यहाँ से क्या है। तो देखते हैं कि क्या है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला, ये क्या है, पहला क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, ये जो उनके दिमाग में आया था कि व्हाई डज एप्पल फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री, कि ट्री से एप्पल जो है वो अर्थ पे ही क्यों गिरा। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण तो इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, तो बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट इट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। किसे? एप्पल को। ठीक, या ऊपर से कोई भी चीज गिरने वाली होती है तो उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, कैन एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट दैट, क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? तो ये आंसर है यस, लेकिन वो अर्थ के कंपैरिजन में इतना छोटा होता है ना एप्पल हमारा। कैसा है, कहाँ है भाई, ये आया। ये इतना छोटा होता है अर्थ के कंपैरिजन में कि हमें इसकी अट्रैक्शन पावर दिखाई नहीं देती, है ना, नेग्लिजिबल हो जाती है वो हमारे लिए। क्योंकि जो अर्थ है भाई, अर्थ बहुत बड़ी है इस एप्पल से, तो इसलिए उसका जो फोर्स होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, करती जरूर है, अगर आंसर आएगा तो आप ये ऐसे लिखेंगे, उसमें बिल्कुल करता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये आप पढ़ लेना। और पढ़ना तो देखो पढ़ेगा इसमें थोड़ा बहुत ना, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, नीचे ड्राइव का जो लिंक होगा ना उस पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक, लेकिन उसको पढ़ना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप अपने फोन में उसे सेव कर लें और बस वो पढ़ी है ना। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी वाली बातें भाई लिखी हुई है इसमें, है ना, आपके काम की बातें हैं सारी, तो उनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन भी करना है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। सर इसाक न्यूटन इन कितने में?
1687 proposed a law about the force of attraction between the two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitation। ठीक है, इन्होंने कुछ अपना एक लॉ दिया था 1687 में जिसको इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए था एक्चुअली में, किसके लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं भाई, देखने हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, ये पहली चीज है कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर मास तो होगा ही होगा ना, तो उन दोनों, भाई दो ऑब्जेक्ट होंगे ना यहाँ, क्योंकि कह रहा है कि एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो काम चलेगा नहीं, तो दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, उनके पास कोई ना कोई मास जरूर होगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स। ठीक, जिस भी फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं जरा कौन सी फोर्स है वो, उसका पूरा डेरिवेशन है हमारे पास, ये है वो फोर्स। ठीक, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट बी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये बी वाली ए वाले को अट्रैक्ट कर रही है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी डी दे रखी है, कहीं कहीं पे डी दे रखी होती है, कहीं कहीं पे आर भी दे रखी होती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसे लिखने का तरीका क्या है, ये आता जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कितने मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये भाई साहब ये कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लो। ठीक, कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस d, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक, ये चीज हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था ना कि जो ये फोर्स होती है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां से करेंगे कि इसका अगर मैं डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा तो वो इस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो यहां से इक्वेशन बनी फर्स्ट, यहां से इक्वेशन बनी हमारी सेकंड, इन दोनों को हमने कर दिया कंबाइंड, और कंबाइंड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो निकल के आया ये। लेकिन अभी भी यहां तक तो ये अधूरा है। क्यों, क्योंकि अगर इस चीज को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इनमें पुट वैल्यू भी पुट कर दूंगा तो ये सॉल्व नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक, तो जब भी कहीं पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या क्या आता है, एक व्हेन, यहाँ पे देख एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेगा, व्हेन वी रिमूव, क्या हटाएंगे भाई, व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन सो वी पुट, तो ये हमें क्या पुट करना है भाई, तो वी पुट इज इक्वल्स टू एंड वन कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू अ साइन। तो अब यहां से इक्वल टू द साइन तो हमने लगा दिया, इज इक्वल्स टू ये रहा है ना, साइन हमने लगा दिया इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल्स टू हमने लगा दिया। तो उसका कांस्टेंट क्या बना, वेयर जी, की ये कैपिटल जी है ना, ये कैपिटल जी, इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फॉर्मूला आपको बहुत जगह लगेगा, इसमें न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें पुट करके हमें आंसर इसका निकालना होगा, तो ये आप याद कर लें। और इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर, या इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2, केजी की पावर -2। ठीक, और इस जी की भी वैल्यू होती है, क्योंकि ऑल ऑफ कोर्स बात है कि ये क्या है हमारे पास भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन केजी का स्क्वायर। और ये ढूंढी किसने थी, ये ढूंढी थी हेनरी कैनविच ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्या है, हेनरी कैवेंडिश ने ढूंढी थी, सॉरी। ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये एक नंबर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, और आपको इसी तरीके से डेरिवेशन भी करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इसकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक, तो क्या है पहला, अभी अच्छा हाँ ये आपको ये दिख रहा होगा ना, तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ कि क्या है, ये गिर रही हैं यहाँ पे मैम साहब। ठीक है, तो ये इनको हम पापा की परी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये गिर रही हैं नीचे, अब ये नीचे ही क्यों जा रही हैं, ठीक, ये भी हमें पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं इनकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई यही फोर्स है, द फोर्स दैट बाइंड अस, हमें अर्थ के साथ बांध के रखती है, और मून का मोशन अर्थ के अराउंड जो कराती है, सन के अराउंड अर्थ का मोशन जो होता है वो भी इसकी वजह से ही होता है, और टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, जो मतलब पानी का
जो लेवल है वो बढ़ना और पानी का लेवल घटना, ये सब चीजें इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होती हैं, ठीक है ना। यहां से बात करते हैं भाई व्हाट इज फ्री फॉल। ये फ्री फॉल आपके पास आएगा जरूर, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। किसमें? 2 मार्क्स में, या कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना केवल इतना ही है कि फ्री फॉल क्या होता है। तो वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्सेस इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द फ्री फॉल। तो इसको से फ्री फॉल हम कहेंगे, ये फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है? वैन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, जब अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्स, वहां पे कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। और क्या है? ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे डायरेक्शन किसी की चेंज नहीं होगी। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो वह तिरछी इधर की साइड नहीं जाएगी, ठीक है, गिरेगी कहाँ? नीचे ही गिरेगी, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि ये यहाँ पे लग रहे हैं ना, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लें। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड। अरे लेकिन ये मीटर पर सेकंड तो एक्सीलरेशन की भी होती है, तो यस बिल्कुल, तो ये एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है जिसपे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है, ठीक। अब सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं कि हमने ऊपर से एक स्टोन गिराया और एक फेदर गिराया, ठीक है, एक स्टोन गिराया और एक फेदर गिराया, फेदर यानी कि पंख गिराया, तो क्या उस पे ये ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, या ग्रेविटेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या निकली है, तो उसकी क्या वैल्यू सेम ही लगती है हर मास पे? तो आंसर है यस, हर मास पे, चाहे वो चीज हमारी स्टोन हो या पंख हो, तो उस पे ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो सेम लगेगी। पर अगर हम दोनों को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जो पंख है वो तैरता हुआ नीचे आता है ना, बहुत धीरे 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 नीचे आता है ना। तो वो धीरे धीरे क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि हमारे आसपास क्या है? एयर, तो एयर का रेजिस्टेंस उस पर लगता है क्योंकि उसका मास हल्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेट नीचे आ रहा है तो उसके भी जी की वैल्यू कम लगेगी, ठीक है ना। तो यहां से पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चीज, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है। तो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं भाई। एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, ये याद रखना, और जो स्मॉल है वो हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी अर्थ, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा भाई? अर्थ ही होगी ये, ठीक है, क्या होगी? ये अर्थ होगी, अर्थ की रेडियस है ये, ठीक। यहां से करते हैं, वी ऑल्सो नो दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ हमने पढ़ा है ना, एफ इजिकल्स टू एम ए होता था, लेकिन ए जी की जगह चेंज हो जाएगा क्योंकि चीजें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज गिरती है तो वो जी के अंडर में गिरती है, तो ए की जगह जी हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ से बनी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनी, इसके बाद हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ से हमें मिलता है एम जी इन टू में, ठीक। क्यों है ये एम जी इज इक्वल टू में? भाई यहाँ से देखो ना कि हमने एफ हमारे पास था, क्या था भाई? एफ हमारे पास, एफ था हमारे पास एम एम ई अपॉन एम, ठीक है, और अपॉन में आर का स्क्वायर, ये था ना हमारे पास। और यहाँ से हमने, हमारे पास एफ भी था, क्या? एम इंटू जी था। तो जब ये आपस में एफ के बराबर है तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे ना, ये आपस में इक्वल टू होंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है, इसे इक्वल रख दिया है। और यहाँ से हमने निकालनी है जी की वैल्यू। इस जी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इस एम से ये m कैंसिल आउट हो गया, जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ देन, ये चीज लगेगी यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी वाली बातें हैं, आपके काम की बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ द जी मे वेरी एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट। यस बिल्कुल, ये जी की वैल्यू अलग अलग पार्ट पे वेरी करेगी ही करेगी। क्यों करेगी? उसका रीजन है, ठीक है। रीजन क्या क्या है उसके? अरे ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द जी इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द आर। ये आर पे तो डिपेंड है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर, ठीक। अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो डिस्टेंस है उस पर तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं होती ना, क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, हमें हमें लगता है कि वो स्फीयर है, पर ओरिजिनल में वो कुछ इस टाइप की होती है। तो यहाँ से ये दबी हुई होती है, ठीक है, इस पे पोल होते हैं, यहाँ से नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ से साउथ पोल हो गया, तो यहाँ से हल्की सी ये दबी हुई है, ठीक है, और यहाँ से बल्जिंग आउट है,
ठीक, जैसे हमारी एग की शेप होती है ना, यहाँ से बल्जिंग आउट है। तो इसी वजह से यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जब ये बल्जिंग आउट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम होगा, लेस ओ सॉरी ज़्यादा होगा एट कंपेयर टू पोल से, अगर हम पोल से कंपेयर करें तो इसीलिए जो पोल पे है, पोल पे ग्रेविटेशन ज़्यादा लगता है ऐसा कहा जाता है, और इक्वेटर पे ग्रेविटेशन कम लगता है क्योंकि वहाँ पे बल्जिंग आउट होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसीलिए द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल, ज़्यादा होती है, और लेसर एट द इक्वेटर, तो उस इक्वेटर पे कम होती है। बट फॉर द कन्वीनियंस वी टेक द जी एज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे जी को कॉन्स्टेंट मान के रखते हैं और जिसकी एक वैल्यू होती है। अब यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो इसमें हमने वैल्यू डालनी है। देखो मास ऑफ अर्थ यहाँ पे दे रखा था और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा था, तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल दी और जी की वैल्यू भी यहाँ पे डाल दी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है भाई, ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला जो वैल्यू है उसकी निकल के आती है, और हमेशा ये अपने हम कांस्टेंट मानते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा और कहीं कहीं पे आपको 10 भी दे देगा। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जी और इस जी में क्या डिफरेंस है, यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। ठीक है, याद कर लो या इसे रट लो, बहुत अच्छी तरीके से इसे रट लेते हैं चीजों को। क्या क्या है भाई, यहाँ से हम बात करते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी, तो कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, इसकी वैल्यू सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से इसकी वैल्यू और यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता लग गई। ठीक, यहाँ से हम बात करेंगे तो ये हर अर्थ के हर जगह, हर अर्थ पे क्या है, बाहर भी हमारी अर्थ से बाहर भी अगर हम जाएंगे तो हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्लेस पे वेरी करती है। ठीक, दो चीज़ हमें समझ में आ गई, ये हर प्लेस पे कांस्टेंट लगती है और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ये प्लेस टू प्लेस क्या करती है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। इसके बाद यहाँ से यूनिट आती है, इसकी यूनिट हम याद कर लेंगे, इसकी होती है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर का आपको डिफरेंस पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप यही सारे पॉइंट्स में लिख देंगे। ठीक है, या जितने मार्क्स में भी आपके एग्जाम में आता है तो यही आप पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है तो उस पर क्या इक्वेशंस लगती हैं, हम क्या किस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस इसमें ये वाला है। पहला केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ गिर रही है तो अच्छा, हमने यहाँ से पहले हम बात करते हैं, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, हमें बताएंगे कोई, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी। ठीक, नंबर 2 यहाँ पे थी, क्या थी नंबर 2, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर थी। उसके बाद तीसरी इक्वेशन क्या थी भाई, यहाँ से वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ से 3 थी ना। तो इसको हमने बस इन्हीं को हमने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो जी के बराबर चेंज हो गया है। ठीक है, अब जो एस था, एस किस में चेंज हो गया, एस हो गया हाइट में चेंज। ठीक है, बाकी सब चीज सेम ही रहेगी हमारे पास, तो बस हमने इन तीनों को ट्रांसफॉर्म करना है और हमें फ्री फॉल की जो इक्वेशंस हैं वो बना लेनी है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको रट लो। ठीक है, बनाना सीखो इन्हें, कैसे बनेगा भाई, देखो इसमें हमने कुछ नहीं करा, ये 3 इक्वेशन हमें दिख रही है ना, इसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसमें से वेलोसिटी निकालना चाहूँ, यह इनिशियल वेलोसिटी के लिए है ये चीज़ें। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे पता है, गिवन है। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होती है जब चीज या कोई भी चीज है या ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, या वो रुका हुआ है, चलना स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहले तो रुका हुआ है, अगर वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, ये हमारे पास केस 2 है, जब ये रेस्ट पोजिशन पे था। इसके बाद आता है इसमें केस 3 में क्या कह रहा है, यहां से हमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका जा रहा है। अब देखो, अगर चीजें नीचे आएंगी ना तो हम जी इसमें प्लस करेंगे, और अगर चीजें नीचे से ऊपर जाएंगी तो जी इसमें हम माइनस कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है कि जब भी आप जी रखो तो जी में देख लेना कि आप इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे गिर रही है किसी हाइट से। ठीक है, तो यही यहाँ पे डिफरेंस रखना है हमें। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ से तीनों केसेस हो जाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट करते हैं मास। भाई मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। इसकी जो यूनिट होती है वो केजी होती है, किलोग्राम होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता है, रिमेन कांस्टेंट होती है और कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं हो सकती, ठीक। इसी के बाद में वेट। अब ये वेट क्या है? ये वेट क्या है? ये वेट है जो हम अपनी वेइंग मशीन पर तोलते हैं, ठीक है। क्या है? द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज attracted towards the center of the earth is called weight of that object, ठीक है। वो वेट होता है। क्या मतलब? फोर्स लगती है, एक तरीके की फोर्स लगती है, और वो किस में लगेगी भाई? मास होगा और एक्सीलरेशन तो होगा उसमें, ठीक है। तो फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन हटा के हमने किस में चेंज कर दिया? जैसे जी में चेंज कर दिया तो एम जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया? mg। तो हम फोर्स को वेट कह रहे हैं, तो इसमें कोई हम गलत नहीं कह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, जब इसको फोर्स बोल दिया तो ये हमारा वेट भी हम इसे यहाँ रख सकते हैं। और इसकी यूनिट कितनी होती है? जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट की यूनिट होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी चीज के अंदर मास है तो जी नीचे को ही लगेगा हमेशा, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। नेक्स्ट, इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस पूछते हैं, वैसे यहाँ पे पूछते हैं कितने में? 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी चीजें क्या क्या है भाई? जो मास है, मास क्या है? मास इज द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मास है इनर्शिया ऑब्जेक्ट का। और जो वेट होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन यहाँ पे कौन सा लगेगा? जी लगेगा यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, नंबर 2, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट। जितनी उस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल क्वांटिटी है मैटर की, वो हमारा मास कहलाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ये वेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट हर जगह पे बदलता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ द मास इज डन बाय यूजिंग द बीम बैलेंस, ठीक है। बीम बैलेंस से हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज करके इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट किससे करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस से करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। ये आपकी बुक में इसकी पूरी की पूरी इमेज दे रखी है, ठीक, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद नंबर 5 है, मास कैन नॉट बी जीरो। भाई मास कभी जीरो नहीं होता, लेकिन ये जी हमेशा जीरो हो सकता है, जी बिल्कुल जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके बीच में 5 डिफरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद है जरूर है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। प्रूफ और डेरिवेशन के साथ हमने ये प्रूफ कर रखा है, तो इसे आइए समझते हैं कैसे है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो वेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये फोर्स होती है ना, वे फोर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, मून पे इस तरीके से है, ये भाई मास है अर्थ का, ये मास है मून का, ये रेडियस है अर्थ की, ये रेडियस है मून की, ठीक। बात करते हैं आगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो कॉमन चीज थी वो हमारी कट जाती है यहाँ, ठीक है, कट जाती है। कैसे कैसे करा है भाई? देख लेते हैं एक बार, खुद भी रख, नहीं चलो यहाँ से ना देख लेते हैं, चलो खुद भी रखते हैं ना। एफ ई बराबर अपॉन में एफ एम हमने रखा इज इक्वल्स टू में, यहाँ से हमने क्या क्या लिया भाई? यहाँ पे जी एम ई और एम है, अपॉन में क्या है भाई? आर ई का स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में यहाँ पे भी जी है, एम एम है, और बराबर में एम है, और आर एम का स्क्वायर। तो इस जी से जी कैंसिल आउट, इस एम से एम कैंसिल आउट, तो जो बचा हुआ है वो हमारे पास ये बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से जब ये बच गया तो हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक। तो मास और मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा हो गया ये, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज 2, मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। कितना है? 100 टाइम्स। ये याद रखना कि भाई 100 टाइम्स है मून के मास से अर्थ का मास, ठीक। कितना? 100 टाइम्स। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स तो रेडियस ज्यादा है और 100 टाइम्स मास ज्यादा है, ठीक। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो भी ये गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को हमें पुट कहाँ करना है? इसके अंदर करना है भाई, पुट करना है। हमने आर ई की जगह और एम ई की जगह दोनों चीजें पुट कर दी हैं। तो अब क्या होगा यहाँ से? क्या होगा यहाँ से भाई? जब हमने इसकी जगह हमने 100 mn यानी कि 100 टाइम्स मून का मास रखा, तो मून के मास से मून का मास कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से मून के रेडियस से इसकी रेडियस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बचा क्या? 100 यहाँ बचा और 1/16 यहाँ बचा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो ये स्क्वायर है, तो 1
1/4 का स्क्वायर कितना 1/16 होगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये आसपास आएगा, इसके एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट इसके 6 टाइम्स आएगा। तो 6 टाइम्स किसकी आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होती है अर्थ पे, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो 1/6 टाइम हो जाती है किस पे, मून पे। किस पे हो जाती है भाई, मून पे 6 टाइम हो जाती है, ठीक है, 6 टाइम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ओवर मून पे 6 टाइम हो जाती है। यानी कि अगर किसी का जो वेट आ रहा है अर्थ पे अगर किसी का वेट आ रहा है कितना 60 kg, तो मून पे उसका कितना रह जाएगा 1/6 कर दो, इसका 1/6 कर दो, 1/6 कर देंगे तो कितना 10 kg ही रह जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इसके साथ एक चीज और है, ये आपको तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक चीज क्वेश्चन समझ लेते हैं ना कि इसके क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे कि भाई ये कहेगा जब हमें पता है कि जो हमारा जो फोर्स है ना, एफ है, वो मास के दोनों के प्रोडक्ट के मास के क्या है भाई, दोनों के प्रोडक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कहेगा अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 3 गुना बढ़ा दूं, ठीक है, तो 3 गुना बढ़ा देते हैं ऑब्जेक्ट 1 m1 m2, ठीक है, और यहाँ से r का स्क्वायर हमारा सेम ही है, तो ये हो जाएगा f डैश। लेकिन क्योंकि f डैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले हमारा जो f है वो क्या होगा, यहाँ पे g और लिख देंगे ना, ठीक है, क्या होगा g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशनों को क्या रखेंगे आपस में बराबर, रेशो निकालने के लिए रखेंगे। तो ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी फर्स्ट, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो सॉल्व करने के लिए आता है वो कहेगा कि इसकी रेडियस को मैं 3 टाइम्स बढ़ा दूं या 1/2 टाइम्स कर दूं, तो वो चीज भी आप इसमें कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हमें एफ ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा ना, ये हमें लिखना है क्योंकि ये हमारे पास एक चीज ये होती है। इसके बाद हम इसमें घटाएं और बढ़ाएं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना। अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली घटेगा, बढ़ाएंगे मैं 3 टाइम बढ़ाऊंगा तो ये घट जाएगी, कितने 3 टाइम बढ़ाऊंगा तो कितनी घट जाएगी, ये 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैं इसको घटाता हूँ, घटाने का इन द सेंस कि इसका मैं 1/2 कर देता हूं, तो वो इसका r/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। यहाँ पे कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसके क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं। और बाकी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जो भी हमने पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। और ग्रेविटेशन का इसका डेरिवेशन बिल्कुल पक्के तरीके से आता ही आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। क्लास 9th के लिए थी ये बेसिकली, ठीक, जो आने वाले हैं वो बच्चे भी और जो अब पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और कल हम दोबारा से वीडियो, आई होप कि आपको नई वीडियो मिल जाए। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।